हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम शर्मा आज फिर एक ऑर्गेनिक के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और वो है समावयवता या आइसोमेरिज्म। देखिए, ये ग्रीक वर्ड है, ये दो पार्ट में स्प्लिट होके बना है। आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट, सेम पार्ट। ये है आइसोमेरिज्म, सेम पार्ट। अब इसको अगर हम डिफाइन करें कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम उसको और स्पेसिफाइड कर दें तो जो केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी वो होती है आइसोमेरिज्म। अब अगर आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो पार्ट आते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। और ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये त्रिविम समावयवता है और ये आपकी 2D आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं, संरचनात्मक समावयवता अगर हम हिंदी में बोले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। इसके कुछ पार्ट हैं, मतलब इसके और सब पार्ट हो गए जो हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। दूसरा हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थान समावयवता। तीसरा हो गया आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हो गया आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। नेक्स्ट हो गया मेटामेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यावयवता। और आखिरी वाला है टॉटोमेरिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चलावयवता। तो ये 6 प्रकार होते हैं संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के 2 टाइप होते हैं हमारे पास में। एक होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। और आखिरी वाला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश समावयवता। तो ऐसे करके ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हो गया आइसोमेरिज्म का, जो हमने आपके सामने रखा। अब हम एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। चाहे हम ACF के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हम लोग नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हम JEE के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ACF में क्वेश्चन आ चुका था, 2017 में क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं ACF के एग्जाम में जो डायरेक्टली लिंक नहीं है आपके सिलेबस से, पर इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे टॉपिक जुड़ेंगे। इसी कारण ये मत समझिएगा कि अगर मैं केवल सिलेबस को देख रहे हैं कि उसमें तो ये टॉपिक दिया ही नहीं है और आप इसको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके टॉपिक आप जब क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो जरूर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अब एक एक करके हम इसमें आते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म को या श्रृंखला समावयवता को। नाम से ही लग रहा है कि जो बेसिक डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म की वो तो हर बार यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जो 2 संरचना हम यहाँ बना के देखेंगे उसमें श्रृंखला में अंतर होगा, परंतु दोनों के अणुसूत्र समान होंगे। जो बेसिक डेफिनेशन है कि अणुसूत्र समान होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करनी चाहिए। हर बार फिजिकल प्रॉपर्टी तो वेरी नहीं करेगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी जरूर वेरी करेगी यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल से चेन आइसोमेरिज्म को, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं स्ट्रक्चर का स्केलेटन बना रहा हूं। ये मैंने एक संरचना बनाई और दूसरी संरचना मैंने ये बनाई। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 2 संरचनाएं बना दी। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन और ऐड कर दूं तो क्या बनेगा इसमें स्ट्रक्चर, वो देखिए। ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। तो ये बन गया आपका 5 कार्बन की चेन। अगर मैं इसका अणु सूत्र निकालता तो ये बन जाता C5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन काउंट करता तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो C5H12 इसका अणु सूत्र हो गया। दूसरी संरचना मैंने ये बनाई है। अगर मैं इसकी संयोजकताएं या वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दूं हाइड्रोकार्बन की, तो ये भी एक संरचना बन गई और इसका भी अणु सूत्र सेम है अगर आप काउंट करें
तो हम बोलेंगे इन दोनों के अणु सूत्र तो समान हो गए। जो पहली डेफिनेशन का क्राइटेरिया जो हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में बताया था कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र तो समान है, परंतु इनकी संरचना में अंतर हो गया। मतलब वो भी संरचना में किस चीज का अंतर है? चेन की संरचना में। अभी आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखता तो मैं लिखता इसको पेंटेन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम पिछले क्लासों में देख चुके थे, इसी कारण मैं उसको ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो ये बन गया पेंटेन। अगर मैं इसको डिफाइन करता, इसका आईयूपीएसी नेम लिखता तो मैं लिखता 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ध्यान दीजिएगा, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इस संरचना का आईयूपीएसी नेम हो गया। तो दोनों के नाम अलग अलग हो गए, दोनों के रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे दो पेयर में जो आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है वो कौन सी है? चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता देखने को मिल रही है। और ये दोनों पेयर जो हैं वो कहलाएंगे चेन आइसोमर्स या यूं बोले श्रृंखला समावयी। तो जब दो पेयर हम देखते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं तो उनको हम बोलते हैं समावयी। चूंकि यहाँ पे श्रृंखला में परिवर्तन के कारण रासायनिक गुण बदल रहे हैं, इसी कारण हम इसको बोलेंगे श्रृंखला समावयी। तो पेंटेन या 2,3-डाइमिथाइल प्रोपेन ये दोनों क्या हैं? श्रृंखला समावयी हैं या चेन आइसोमर हैं। मेरे ख्याल से आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब चलते हैं हम लोग दूसरे समावयवता की ओर। मतलब रचनात्मक समावयवता में जो दूसरा क्राइटेरिया है वो हम देखने को आते हैं, और दूसरा हमने लिखा था पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब स्थान समावयवता। अब स्थान समावयवता की क्या डेफिनेशन है? स्थान समावयवता किसी भी दो संरचना में यदि, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दो संरचना में यदि मुख्य क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो जाए, ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो जाए जिससे उस यौगिक के रासायनिक गुण बदल जाएं, तो ऐसी समावयवता को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता। अणु सूत्र तो समान रहेगा ही रहेगा, जो बेसिक डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म की वो तो रहेगी ही रहेगी, बस इसमें अंतर अब आया कि किस आधार पे आप इसको अलग स्टडी कर रहे हैं। तो वो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के आधार पे, मतलब क्रियात्मक समूह के स्थान के आधार पे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम सभी क्रियात्मक समूह का स्थान बदलेंगे तो इससे समावयवता बदलेगी? जी नहीं। ध्यान दीजिएगा, केवल मुख्य क्रियात्मक समूह। ये चीज हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके थे आपके साथ कि जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो शायद हम बेहतर समझ पाएंगे। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज कीजिए यहां पे मैंने ले लिया OH और इसकी वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी। ये मैंने एक संरचना बनाई, तो इसमें मैंने 4 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई है और इसमें OH ग्रुप लगाया है, अल्कोहलिक ग्रुप लगाया है। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखता तो इसमें मैं नंबरिंग करता 1 2 3 4 और इसका नाम लिखता मैं ब्यूटेन 1 ऑल। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम पहले देख चुके थे, इसी कारण मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, अब इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो एक कंडीशन ये बन गई। अब इसका अगर मैं अणु सूत्र निकालता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या निकलता, तो कार्बन मेरे पास कितने हो रहे हैं? 4 जो मुझे दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन अब कितनी हो जा रही है अगर मैं काउंट करूं तो 1 यहां से, 2 यहां से हो गई, 3, 2 5, 2 7 और 3 10। तो हाइड्रोजन हो गई 10 और 1 ऑक्सीजन लगी हुई है यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका अणु सूत्र बन गया C4H10O। अब मैं इसी से एक दूसरी संरचना बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक दूसरी संरचना बना दी। इसमें मैं काउंटिंग किधर से करूंगा? जवाब आपको मालूम है, इधर से करूंगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम नंबर देते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसी का एन लगा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। अब अगर इसमें मैं अणु सूत्र इसका निकालता तो कार्बन तो 4 है, देखिए हाइड्रोजन कितनी हो रही है, काउंट कर लीजिए, 3, 1 4, 1 5, 2 7, 3 10। हाइड्रोजन भी 10 है और ऑक्सीजन 1 है। तो आप देख रहे हैं
इन दोनों के अणु सूत्र तो समान हो गए हैं, पर दोनों के क्रियात्मक समूह की पोजीशनें अलग अलग है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल 1 है, तो ये हो गया ब्यूटेनॉल 2, मतलब इसमें क्रियात्मक समूह अपनी स्थिति बदल दिया, जिससे कारण इसका रासायनिक गुण बदल गया। और ये दोनों पेयर क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स, या यूं बोले कि स्थान समावयी। तो ब्यूटेनॉल 1 और ब्यूटेनॉल 2 एक स्थान समावयी हैं। इट इज अ पोजिशनल आइसोमर। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो हम बात कर रहे थे, एक चीज हमने जब अब डेफिनेशन लिखा बताते समय आपको ये चीज बोली थी कि मुख्य क्रियात्मक समूह की स्थिति, अगर मान लीजिए मैं इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन करूं, ये स्ट्रक्चर मैं बना के रखता हूं समय बचाने के लिए, और मैं यहां पे मान लीजिए Cl लगा देता हूं, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं और Cl मैं यहां लगा देता हूं। अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखता तो मैं क्या नाम लिखता इसका IUPAC? 2-क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। इसका IUPAC नाम लिखता, काउंटिंग में यहां से करता क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, ये आपको पता है, तो मैं लिखता 3-क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। चूंकि आपने पोजीशन चेंज हो गई क्रियात्मक समूह की, आप देख रहे हैं यहां पे सेकंड कार्बन पे था, यहां पे थर्ड कार्बन पे आ गया, पोजीशन चेंज हो गई, पर क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दे रहा है? जी नहीं, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने मुख्य क्रियात्मक समूह की स्थिति नहीं बदली, आपने प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल दी, आपने सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है, और सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी को गवर्न नहीं करता। इस स्ट्रक्चर में जो केमिकल प्रॉपर्टी गवर्न होगी वो होगी मुख्य क्रियात्मक समूह से, मतलब OH से, और OH चूंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, इसी कारण ये जो है समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जबकि अणु सूत्र दोनों के समान है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो बदलती है, बट वो भी मेन फंक्शनल ग्रुप की। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं करेगा और वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे संरचनात्मक साम्यता के तीसरे टाइप में, और वो है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नाम से ही लग रहा है कि रिंग और चेन, मतलब वहां जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा और एक ओपन चेन बनेगा। ये बात आप पहले भी क्लासों में मेरे साथ देख चुके हैं कि हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में एक होता है एलिफेटिक स्ट्रक्चर जो ओपन चेन वाला होता है, और एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे दो संरचनाएं जिनके अणु सूत्र समान हैं परंतु उसकी संरचना एक रिंग वाली होगी और एक चेन वाली होगी, और ऐसे में क्या होगा, अणु सूत्र समान होंगे बट उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, संरचना बदलने के कारण बदल जाएगी। अब किसी एग्जांपल से समझते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होगा। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया ये, और एक एग्जांपल ले लिया ये। तो अगर आप गौर से देख रहे हैं तो इसमें ये जो है एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखता तो इसका IUPAC नाम होता प्रोपेन 1-इन। 1-इन क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अच्छा, यहां पे अगर मैं उसका वो लिखता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे कितना आता, 3 कार्बन है तो C3, और हाइड्रोजन कितनी हो जाती, 6, क्योंकि 2 1 3 और 3 6। अगर मैं यहां भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखता तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता, और ये जो मैंने संरचना बनाई है ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन है और वो प्रोप 1-इन था। तो ये दोनों संरचनाओं में आपने देखा ये ओपन चेन है, मतलब ये चेन स्ट्रक्चर है, और ये रिंग स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरी करेगी, पर दोनों के अणु सूत्र समान हैं। तो ऐसे दो पेयर जो होंगे वो रिंग चेन समावेयी होंगे, और इनमें जो समावयवता मिलेगी वो होगी आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
आई होप कि आपने इस पॉइंट को भी समझ लिया होगा। ये थोड़े इजी हैं, इसमें ज़्यादा नहीं। आपको डेफिनेशन तो बिल्कुल इजी वही रखनी है जो मैंने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई थी, बस आपको डिफरेंस यहाँ पे एक चीज़ का बस ये रखना है कि किस चीज़ के बदलने के कारण रासायनिक गुण बदल रहे हैं, और वो संरचनाओं में परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। क्योंकि आइसोमेरिज्म के जो दो पार्ट में हमने आपको पहले ही बताया कि हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो संरचनात्मक आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप देख रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप देख लिए। पहला देख लिया चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा देखा आपने पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा देखा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब चौथे टाइप पे आ रहे हैं, और चौथा जो टाइप है वो है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यह भी एक इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, क्रियात्मक समाव्यता। तो क्रियात्मक समाव्यता क्या होती है कि ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं परंतु उनके क्रियात्मक समूह बदल जा रहे हैं, जिसके कारण उसके रासायनिक गुण बदल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब यही वो एक ऐसी समाव्यता है जो आइसोमेरिज्म या समाव्यता के डेफिनेशन का 100% पालन करती है। क्यों? क्योंकि अगर क्रियात्मक समूह अगर बदल जाएंगे तो सीधी सी बात है उसके रासायनिक गुण तो बदल ही जाएंगे। क्योंकि हमने आपको पिछली लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि क्रियात्मक समूह की परिभाषा ये होती है कि परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो रासायनिक गुण जब बदलेगा इसका मतलब है कि क्रियात्मक समूह वहां पे बदल गया होगा। तो इस समाव्यता में क्रियात्मक समूह बदलता है, जिसके कारण रासायनिक गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं या इस समाव्यता को प्रदर्शित करते हैं? हम पेयर में बात करेंगे तो सबसे पहला पेयर हम लोग ले रहे हैं वो है अल्कोहल, अल्कोहल और ईथर। ये पहला पेयर हो गया, माने अल्कोहल और ईथर ये पहला पेयर है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। या यूं बोल सकते हैं कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। अब आते हैं दूसरा पेयर है एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरा पेयर है एल्डिहाइड और कीटोन, ये दूसरा पेयर है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तीसरा पेयर आते हैं, तीसरा पेयर है एसिड एंड ईस्टर। तीसरा पेयर होता है एसिड एंड ईस्टर। ये 3 पेयर होते हैं जो इसको शो करेंगे। और चौथा सेट आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये सारे क्रियात्मक समूह हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसी कारण हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने आपको केवल ये पेयर बताए कि कौन कौन से पेयर फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल एंड ईथर ये पेयर, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये पेयर, एसिड एंड ईस्टर ये पेयर, और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब मैं मान लीजिए किसी एक एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे काम करेगा। सपोज कीजिए मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल को ले लेता हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, आप ध्यान से देख के समझिएगा कि वो कैसे इस समाव्यता को लागू कर रहे हैं या इस आइसोमेरिज्म को अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने एक लगाया एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे मैंने CHO ग्रुप लिया हुआ है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और दूसरा इसी का पेयर बना लिया मैंने और यहां पे मैंने CO ग्रुप लगाया है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अगर मैं दोनों का IUPAC नाम लिखता तो पहले वाले का IUPAC क्या नाम होता, आपको मालूम है 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और एल्डिहाइडिक ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग है, जो पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स नेम होता है अल, और चूंकि वॉवेल से शुरू हो रहा है इसी का हमने यहाँ पे AN लगाया। ये हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्यूटेन 1 अल हो गया इस स्ट्रक्चर का नाम। और इसमें अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालता तो यहाँ पे कार्बन कितने हो रहे हैं 4, हाइड्रोजन अगर काउंट करूं तो 3 2 5 2 7 और 1 8, हाइड्रोजन हो जा रही है 8 और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8O है। अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। कार्बन देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3
2 5 और 3 8 और 1 ऑक्सीजन है। पर ये क्या है, यहाँ पे मेरा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड था और यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन है। और इसका अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूं तो मुझे मालूम है इस टर्मिनेशन से मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप नीरेस्ट पड़ेगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप लगा और कीटोनिक का सफिक्स नेम होता है ओन, ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो ब्यूटेन 1 अल और ब्यूटेन 2 ओन जो हैं वो क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको 4 लिखाए हैं फंक्शनल ग्रुप के पेयर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होंगे। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने 4 संरचनात्मक समावयवता के 4 प्रकार देख लिए और अब आते हैं नेक्स्ट वाले में नंबर 5 पे, और वो है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावयवता। मेटा का मतलब होता है मिडिल, ये ग्रीक वर्ड है, और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट, मिडिल पार्ट। मतलब इस आइसोमेरिज्म में होता यह है कि मिडिल पार्ट सेम रहता है और उसके साथ लगने वाले जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो डिफर करते हैं। अल्काइल ग्रुप मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था, अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल भी करता जा रहा हूं साथ में, ताकि आप बेहतर तरीके से जुड़ पाएं, क्योंकि आपको ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चरों में डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो मेटामेरिज्म की जो डेफिनेशन है कि ऐसे 2 स्ट्रक्चर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे और उनके मिडिल पार्ट भी सेम होंगे, पर उससे जुड़ने वाले जो अल्काइल ग्रुप हैं वो डिफर कर जाएंगे, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वेरी कर जाएगी। तो ऐसे जो फिनोमिना होगा वो है मेटामेरिज्म, और जो 2 पेयर होंगे दे आर कॉल्ड मेटामर्स, वो कहलाएंगे मध्यावयवी, और उनमें जो समावयवता होगी वो कहलाएगी मध्यावयवता। अब किसी एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वो है ईथर को लेके। ये मैंने एक ले लिया एग्जाम्पल, इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो ईथर ग्रुप है। एक पेयर मैंने ये बनाया, इसी का दूसरा सेट मैं बना रहा हूं ये। अगर मैं दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करूं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, नंबर ऑफ कार्बन है 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 10 और ऑक्सीजन है 1। सेम यहां पे भी वही कंडीशन है, C4H10O। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो पहला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो रहा है आइसोमेरिज्म का। अब देखना है कि इसमें लगने वाले अल्काइल ग्रुप डिफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इथाइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे हमने दोनों बदल दिए हैं, एक तरफ मिथाइल लगा दिया है, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया है। तो इससे इसका क्या होगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो दोनों कंपाउंड की अलग अलग हो जाएगी। इसका आईयूपीएसी नाम होता है इथॉक्सी इथेन, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है मिथॉक्सी प्रोपेन। ध्यान दीजिएगा, सफिक्स नेम में हमने आपको लिखाया था अल्कोक्सी अल्केन, पर जब दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर होंगे तो आप कहीं से भी इसको रीड कर सकते हैं। जैसे इधर से पढ़ेंगे तो इथॉक्सी इथेन और इथॉक्सी इथेन आप इधर भी कर सकते हैं। पर अगर हम जब 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं तो ध्यान रखिए, अल्कोक्सी जिसको बनाएंगे आप वो हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा। हम कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे प्रोपॉक्सी मीथेन नहीं पढ़ेंगे, मिथॉक्सी प्रोपेन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भले इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, उससे मतलब नहीं है। आपको स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को अल्कोक्सी बनाना है और लार्जर अल्काइल ग्रुप को आपको अल्केन की तरह से ट्रीट करना है। तो इसी कारण मैंने इसका नाम लिखा है मिथॉक्सी प्रोपेन। कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो सकता है कि आप प्रोपॉक्सी मीथेन क्यों नहीं बोल रहे हैं, मिथॉक्सी प्रोपेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम छोटे स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ये रूल है नॉमेनक्लेचर का। तो इसी कारण मैंने इसको पहले प्रोनाउंस किया मिथॉक्सी प्रोपेन, नॉट प्रोपॉक्सी मीथेन। पर यहां तो चूंकि दोनों साइड इक्वल था तो आप उसमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो मेटामेरिज्म की जो डेफिनेशन आपको बताई कि मिडिल पार्ट सेम है, आप देख लीजिए दोनों में मिडिल पार्ट सेम है और उससे जुड़ने वाले अल्काइल ग्रुप जो हैं वो डिफर करेंगे। तो ऐसी समावयवता कहलाती है मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में या संरचनात्मक समावयवता के आखिरी वाले टाइप पे, और वो है आपका टॉटोमेरिज्म। 6 टाइप पे आ रहे हैं हम लोग। टॉटोमेरिज्म ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका भी हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा। टॉटो का मतलब होता है टू लीव, छोड़ देना,
और मेरिज्म का मतलब अभी हम लोग बताए आपको पार्ट, तो कोई पार्ट इसमें से डिटैच होगा, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। तो टॉटो का मतलब होता है टू लीव। पर क्या ये सारे में से सारे के सारे जो क्रियात्मक समूह हमने पढ़े हैं, ये क्या सारे स्ट्रक्चर इसको देंगे? नहीं। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखनी है कि टॉटोमेरिज्म केवल वही स्ट्रक्चर शो करेंगे जिसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब एक टर्म आ गया हमारे पास टेक्निकल, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, सक्रिय मिथिलीन ग्रुप। तो केवल वही स्ट्रक्चर इस आइसोमेरिज्म को शो करेंगे जिसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले तो समझिए कि मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि एक्टिव मिथिलीन क्या होता है। आपने देखा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन में 4 कंडीशन होती है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अल्केन, फिर होता है हमारे पास में अल्काइल, फिर होता है हमारे पास में एल्कीन, और फिर हमारे पास होता है एल्काइन। इसमें तो 4 कंडीशन होती है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये 4 कंडीशन होती है। अभी हम बात कर रहे हैं मिथिलीन ग्रुप की, मतलब इन चारों में से हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एल्कीन की। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन में हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n। अब चूंकि हम एक कार्बन में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक कार्बन, क्योंकि हमने मिथ बोला, आपको पहले बताया था कि एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ रूट वर्ड इस्तेमाल करते, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप। तो मिथिलीन ग्रुप कैसा दिखेगा? मिथिलीन ग्रुप होगा ये, इसको बोलेंगे मिथिलीन ग्रुप। क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो h की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? 2, जो कि CnH2n है, n का वैल्यू 1 हो गया, तो ये बन गया, इसको बोल रहे हैं हम लोग मिथिलीन ग्रुप। CH2 ग्रुप कहलाएगा आपका मिथिलीन ग्रुप। आई होप कि आप मिथिलीन को पहले समझ गए होंगे कि मिथिलीन ग्रुप क्या हो रहा है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप किसको बोलेंगे। अब मिथिलीन ग्रुप एक्टिव कब बनेगा? मिथिलीन ग्रुप एक्टिव तब बनता है, आप देख रहे हैं मिथिलीन ग्रुप में 2 वैलेंसियां खाली है, मतलब 2 अभी खाली है, उसकी वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो यदि मिथिलीन ग्रुप के दोनों साइड अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप को ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, या यूं बोलिए कि कोई असंतृप्त कार्बन ले लेता हूं, असंतृप्त कार्बन मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गए, ऐसे कोई कार्बन ले लेता हूं, तब ये वाला जो मेरा मिथिलीन ग्रुप है वो क्या बन जाएगा? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बन जाएगा। तो फिर से सुनिएगा, मिथिलीन ग्रुप कब एक्टिव बनेगा? मिथिलीन ग्रुप तब एक्टिव बनेगा जब उसकी दोनों बची हुई वैलेंसियां किसी अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर से जुड़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। जैसे मान लीजिए मैं प्रोपेन लिखता हूं, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, इसमें ये जो CH2 है वो मिथिलीन है, पर ये एक्टिव नहीं है क्योंकि दोनों साइड जो कार्बन लगे हुए हैं वो संतृप्त है। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप तब बनेगा जब दोनों साइड आप कोई अनसैचुरेटेड एटम को अटैच कर दें, और अनसैचुरेटेड एटम बोलने का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो मेनली अनसैचुरेटेड एटम कहलाते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण ये जो CH2 ग्रुप है जिसको हम मिथिलीन ग्रुप बोल रहे थे, अब वो एक्टिव बन जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म की पहली कंडीशन और एकमात्र कंडीशन यही है कि उसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब किसी एग्जाम्पल से हम इस पूरी चीज को डिफाइन करते हैं कि ये आइसोमेरिज्म चलेगी कैसे। इस आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये है कि इस आइसोमेरिज्म में हमने आपको टॉटो का मतलब बताया कि टू लीव, मतलब कोई चीज छूट के जाएगी। अब मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो कि बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर है, इस कैटेगरी में आता है, और ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटो एसिटिक ईस्टर। ये जो है एसिटो एसिटिक ईस्टर, ये एसिटो एसिटिक एस्टर है, इस कंपाउंड का नाम एसिटो एसिटिक ईस्टर है।
और ये अब टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और देखिए वो कैसे शो कर रहा है टॉटोमेरिज्म, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें जो एक्टिव मिथिलीन है, आप देख रहे हैं ये वाला जो CH2 है वो एक्टिव मिथिलीन है। कैसे पता चल गया? क्योंकि ये दोनों साइड से अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच हो रहा है। तो ये वाला CH2 एक्टिव मिथिलीन है। इसमें होता क्या है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की जो हाइड्रोजन है वो ऑसिलेट करके शिफ्ट करती है किसी पॉलीवेलेंट एटम की तरफ। जैसे ये हाइड्रोजन उठ के यहां चली गई तो ऑब्वियसली यहां पे OH बनेगा, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहां दिखाया है। अगर आप गौर से देखें तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहां पे रिवर्सिबल का साइन लिया हुआ है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर वापस फिर से उसमें जाएगा। मतलब अगर मैं इसको एरो से दिखाऊं तो ये हाइड्रोजन वापस यहां आएगी, एरो का देखिए किधर जा रहा है डायरेक्शन, और ये डबल बॉन्ड वापस फिर इधर जाएगा, तो वो कंडीशन बनेगी। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जब कोई प्रोसेस रिएक्शन में दोनों साइड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बनते रखता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक। तो ये रिएक्शन डायनेमिक है, और ये इक्विलिब्रिया पे भी है। इक्विलिब्रिया पे होने का मतलब है कि दोनों साइड रेट इक्वल हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ये डायनेमिक इक्विलिब्रिया पे है। तो जो टॉटोमेरिज्म हो रही है वो डायनेमिक इक्विलिब्रिया पे होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रिया पे होने का मतलब है कि हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते दोनों फॉर्म को अलग अलग। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है एसिटोएस्टिक एस्टर का, इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। चूंकि कीटो और इनॉल बनते हैं, इसी कारण इस आइसोमेरिज्म का एक और नाम होता है टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब इसको कीटो क्यों बोल रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहां पे जो ये CO ग्रुप लगाया हुआ है ये कीटोनिक ग्रुप था, जो कि दोनों साइड कार्बन से अटैच हो रहा है, ये कीटोनिक ग्रुप था। अब अगर यहां पे आप आ जाएं तो यहां पे चेंज क्या हुआ, कीटो से ये हो गया डबल बॉन्ड और OH में चेंज हो गया। डबल बॉन्ड का क्या नेम होता था, हमने आपको बताया था डबल बॉन्ड का कोई प्रीफिक्स नेम नहीं होता, सिर्फ सफिक्स नेम होता है, और वो सफिक्स नेम होता है इन, और अल्कोहल का सफिक्स नेम होता है ऑल। अगर इन और ऑल को संधि कर दे, दोनों को मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, क्या प्रोनाउंस करेंगे, इन प्लस ऑल इज इक्वल टू इनॉल। तो ये इनॉल फॉर्म है। ईस्टर तो ये अभी भी था, मेन फंक्शन ग्रुप ये है, इसी का नाम ईस्टर लिख रहे हैं, पर ये उसका इनॉल फॉर्म है, माने डबल बॉन्ड के लिए इन और OH के लिए ऑल, इनॉल फॉर्म। और यहां पे ये CO है और ये कीटोनिक ग्रुप है, इसी कारण ये क्या है, कीटो फॉर्म है। इसी कारण इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब बात ये आती है कि ये दोनों फॉर्म जो है वो सेपरेट आउट नहीं हो सकते, क्योंकि ये फिनोमिना जो है वो इक्विलिब्रिया पे है, मतलब साम्यावस्था पे है, और वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रिया पे है। डायनेमिक इक्विलिब्रिया का मतलब होता है दे चेंज द पोजीशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब ये अपनी स्थिति बहुत तेजी से एक दूसरे में परिवर्तित करेगा। इसी कारण वी कैन नॉट सेपरेट आउट बाय नॉर्मल मेथड कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात आती है एक और पॉइंट की कि इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो ध्यान से रखिएगा, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड कीटो फॉर्म इज लेस स्टेबल। ये कंपैरिजन में बात हो रही है ना, ध्यान रखिएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में ये दोनों स्ट्रक्चर में ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है। उसकी दो वजह है, स्टेबिलिटी के दो रीजन है। सबसे पहला रीजन कि इसमें एक टर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम आगे वाले लेक्चर में इसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ये सबसे पहली बात है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस करता है। ये स्ट्रक्चर हिंदी में अगर बोलें तो अनुनाद कर रहा है या करेगा। अभी तो सिर्फ इस टर्म से फेमिलियर होइए, मैं इसको थोड़ा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक ही है। पर यहाँ पे एक टर्म है कि अगर पूछेगा कि व्हाई इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, या क्या वजह है कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्थायी है, तो सबसे पहला उसका रीजन है कि इनॉल फॉर्म क्या करता है, अनुनाद करता है। अनुनाद को भी मोटे मोटे तौर पे अगर ओरली समझना चाहें तो अनुनाद ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन
जो होते हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, दे रिलीज द एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी, और जिससे कारण स्थायित्व क्या होता है, स्ट्रक्चर का बढ़ता है। तो एक पहली वजह होती है इनॉल फॉर्म के स्थायित्व की, क्योंकि वो अनुनाद कर रहा है। दूसरी वजह भी हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में एक पार्ट आता है, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको टेक्निकली रूप से तो ये दो टर्म अभी अनफॉर्चुनेटली दिमाग में रखने पड़ेंगे कि वाई इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, दिस इज बिकॉज इट परफॉर्म रेजोनेंस as well as it form a hydrogen bond. Hydrogen bond is a simply not a bond, it is a simply electrostatic attraction force between hydrogen and more electronegative atom. इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड केवल पूरे आवर्त सारणी में और पीरियोडिक टेबल में केवल 3 ही एलिमेंट बनाते हैं, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ये भी एक केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो हमने उसको सिर्फ नाम का जिक्र किया, लेक्चर को लंबा ना बनाते हुए। तो ये दो टेक्निकल टर्म आप यहाँ पे दिमाग में भी रखिएगा कि इनॉल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो 2 कारणों से होती है। आपको डिटेल तो लिखने को बोलेगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, तो ये टर्म आप ध्यान रखिए, ड्यू टू रेजोनेंस एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कीटो फॉर्म लेस स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। इनॉल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इनॉल की सॉल्युबिलिटी कम होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, MP एंड BP, इसका जो होगा वो लो होगा, मैं डाउनवर्ड एरो लगा दिया, जबकि इसका वाइस वर्सा, MP एंड BP मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका हाई होगा। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हैं ना, विलेयता जो है वो इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसका उल्टा होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली वो घुलेगा नहीं जल्दी आसानी से, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि टॉटोमेरिज्म ये आखिरी संरचनात्मक समावयवता का जो आखिरी टाइप था वो था चलावयवता। अब हम करते हैं इसको क्लोज और अब आगे चलते हैं समावयवता के उस दूसरे पार्ट में जिसको हम बोलते हैं त्रिविम समावयवता, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको 3D आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जो हमने क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में बताया। और उसमें सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। देखिए नाम से ही लग रहा है त्रिविम, त्रिविम मतलब कोई स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होगा। हम यहाँ पे तो बोर्ड पे तो आपको 2D फॉर्म में ही दिखाएंगे, पर ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में 3D होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पहली कंडीशन ले रहे हैं। आइसोमेरिज्म की जो पहली जो डेफिनेशन थी वो वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड विल बी चेंज। मतलब कि ऐसे दो संरचना जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे परंतु परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होने के कारण उसके रासायनिक गुण क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय परमाणु की पोजीशन, मतलब उसकी परमाणु की स्थिति त्रिविम में बदल रही है। त्रिविम मतलब 3D में, स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। अब वो कैसे होगा वो हम लोग अभी यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। और उसमें पहला जो टाइप ले रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या सारे स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे? नहीं, सारे के सारे स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए 2 कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाइए। सबसे पहली चीज है कि पहली कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहली कंडीशन ये, मतलब कोई भी संरचना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगी या उस समानता को नहीं देगी। सबसे पहली कंडीशन है कि कार्बन मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन के बीच में द्विबंध लगे होने चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जो द्विबंधित कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऑब्वियसली कार्बन की 4 वैलेंसियां होती है, ये तो आपको पता होगा। 2 वैलेंसियां तो आपने ब्लॉक करके रखी हुई है दूसरे कार्बन के साथ। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली है। इस पे जो एटम और ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास 2 क्राइटेरिया आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि कंपाउंड मस्ट हैव अ डबल बॉन्डेड कार्बन एंड बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन हैव अ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स।
वो रिपीट भी हो सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर कार्बन पे दोनों एटम सिमिलर नहीं लगेंगे। मतलब यहां पे मैं ए लगा रहा हूं तो यहां पे मुझे बी लगाना पड़ेगा। यही चीज मैं इधर रिपीट कर सकता हूं, इधर भी ए कर दिया, बी कर दिया, तो ये चलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन पे दो एटम डिफरेंट है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे दो एटम डिफरेंट है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। अब किसी एग्जांपल से समझते हैं कि ये आइसोमेरिज्म काम कैसे करती है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लेता हूं ब्यूटीन। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ब्यूटीन, जिससे हम लोग ये चीजों को समझेंगे। अगर आप गौर से देखिए तो ये है ब्यूटीन 2। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता तो यहाँ पे पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो रही है, 1 2 3 4, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये है ब्यूटीन 2। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया। तो पहला क्राइटेरिया तो इसने फुलफिल कर दिया इस स्ट्रक्चर ने कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और इस कार्बन से लगने वाले दोनों एटम और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है जो एटम है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है जो मिथाइल है। यहाँ पे भी से मैंने कहा ना वो रिपीट हो सकता है, पर एक पर्टिकुलर कार्बन पे आप यहाँ पे CH3 नहीं लगा सकते। अगर आपने एक ही कार्बन पे दोनों सिमिलर एटम या ग्रुप लगा दिए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले तो डिफरेंट लगाने हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसमें इस वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो केस बनते हैं। अगर आपके पास में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में सिमिलर एटम और ग्रुप अगर एक ही प्लेन पे है, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर। जैसे आप देख रहे हैं ये अबव द प्लेन है, प्लेन के ऊपर है, और ये बिलो द प्लेन है। तो ये एक प्लेन है, ध्यान दीजिए, ये एक तल है, और इस तल के ऊपर और ये नीचे एटम लगे हैं। ये 3D में है ना, ध्यान दीजिएगा। हम 3D को 2D में दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इस प्लेन के ऊपर ऐसे लगा हुआ है और ऐसे नीचे लगा है। अगर मैं हाथ को अपना प्लेन मान लूं तो इसके ऊपर ये ऐसे टाइप से लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप लगे हैं, और ऐसे ही नीचे ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये ग्रुप लगे हैं और एटम लगे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में सिमिलर एटम या ग्रुप अगर एक ही प्लेन पे होते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर। ये सिस स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर अपोजिट साइड में होंगे, मतलब जैसे आप यहां देख रहे हैं, अगर ये अपोजिट साइड में चले गए, मतलब एक को मैंने रोटेट करके बदल दिया। सपोज कीजिए मैंने इस वाले कार्बन को ऐसे रोटेट किया, तो ये हाइड्रोजन जो नीचे थी वो ऊपर आ गई और ये CH3 नीचे चला गया। तो अब ये एक दूसरे के अपोजिट प्लेन पे चले गए। एक ऊपर है सिमिलर एटम, तो ये सिमिलर ग्रुप, तो यहाँ पे नीचे है, या सिमिलर एटम यहाँ ऊपर है तो अब यहाँ नीचे आ गया। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन। ये एंटी पेरीप्लेनर हो गए, या यूं बोलिए कि ये डायगोनली हो गए। डायगोनल कैसे बनेगा, अगर इस 4 पॉइंट को मैं मिला दूं तो एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये उसका डायगोनल होगा। तो अगर सिमिलर एटम और ग्रुप डायगोनली प्रेजेंट हैं, या मैं उसके लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, वो बोलूं कि एंटी पेरीप्लेनर है, तो एंटी पेरीप्लेनर अगर चले गए सिमिलर एटम और ग्रुप, तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो अगर सिमिलर एटम और ग्रुप अगर कोप्लेनर होंगे तो वो सिस आइसोमर होगा, और अगर एंटी पेरीप्लेनर होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के दो आइसोमर बनते हैं, एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर। ये तब बनेगा जब आपने दो डिफरेंट एटम और ग्रुप को दूसरे कार्बन पे कॉपी किया है, मतलब रिपीट किया हुआ है। अब इन दोनों की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल होगा, इट इज मोर स्टेबल, और सिस आइसोमर इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा। उसकी वजह यह है कि जब सिमिलर एटम पास पास आ जाते हैं कोप्लेनर होने के कारण, एक ही प्लेन में होने के कारण, तो ऐसी कंडीशन में उनमें रिपल्शन स्टार्ट होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो कोप्लेनर स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल एंड एंटी पेरीप्लेनर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें एटम जो होते हैं फार अपार्ट हो जाते हैं, दूर होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण या रिपल्शन कम होता है। इसी कारण ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक और कंडीशन हमको और देखनी है। यदि हमने चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट ले लिए तब क्या करेंगे। सपोज कीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये पहला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो ही रहा था। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एटम ए
ले लूँ, यहाँ पे मैं 1 2 लिख लेता हूँ सपोज कि अभी देखिए 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, अब चारों डिफरेंट ले लिए। तो अब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि सिमिलर एटम को एक प्लेन पे है या सिमिलर ग्रुप एक प्लेन पे है, तो अब तो चारों ही अलग हो गए। तो ऐसी कंडीशन में इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं EZ आइसोमेरिज्म। E का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है एंटागनिन, और Z का मतलब होता है जूसामिन। तो ये एंटागनिन जूसामिन आइसोमेरिज्म है। एक तरीके से एंटागनिन जो है वो ट्रांस है, एक तरीके से ट्रांस है ना, ध्यान दीजिएगा, और जूसामिन का मतलब है एक तरीके से वो सिस है, एक तरीके से बोल रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा। और क्या डिफरेंस है दोनों में अभी आप समझेंगे कि एंटागनिन आइसोमेरिज्म और जूसामिन आइसोमेरिज्म कैसे हम यहां पे शो करेंगे। जब हमारे पास चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट लग जाएंगे तब हम इसको फॉलो करेंगे, और ये कैसे काम करेगा हम किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग, चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं हैलोजन ग्रुप ही लगा देता हूं चारों में। सपोज कीजिए ये मैंने लगा दिया, एक तरफ फ्लोरीन लगा दिया, एक तरफ क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आर्गन। अब ये चारों डिफरेंट हो गए। तो अभी जो हम बोलते आ रहे थे कि सिमिलर एटम और ग्रुप अगर एक प्लेन पे होते हैं तो कोप्लेनर होता है, तो अब ये वो कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। तो अब हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे? तो EZ आइसोमेरिज्म में कंडीशन ये है कि अगर सिमिलर प्रायोरिटी का ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, अगर सिमिलर प्रायोरिटी का ग्रुप अगर कोप्लेनर हुआ, सेम प्लेन पे हुआ, तो वो आपका Z आइसोमर होगा। और अगर सिमिलर प्रायोरिटी का ग्रुप अगर एंटी पेरीप्लेनर हुआ, मतलब अपोजिट प्लेन पे हुआ, तो वो आपका E आइसोमर होगा, एंटागनिन आइसोमर होगा। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलर प्रायोरिटी या डिफरेंट प्रायोरिटी का। ये प्रायोरिटी का मतलब क्या हो रहा है? प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जितने भी एटम या ग्रुप लगे होंगे स्ट्रक्चर में, हम उनको एटॉमिक नंबर के बेस पे या परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको प्रायोरिटी देंगे। जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है उसको पहली प्रायोरिटी, जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसको दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो गौर से अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर का, मैं एक मॉडिफिकेशन फॉर्म आपके सामने दिखा रहा हूं इसी स्ट्रक्चर का। तो पहले हम इस कार्बन को देखते जिसके साथ हमने फ्लोरीन और क्लोरीन लगाया हुआ है। तो अगर आप देखिए तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, शायद आपको पता होगा। तो इसको हम नंबर 1 दे देंगे क्योंकि इसको प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कम होता है तो उसको 9 होता है, तो उसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो ये हमने नंबर डाल दिए 1 और 2। सेम कहानी हमको इधर भी रिपीट करनी है। इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ भी 2 एटम लगाए हुए हमने। अब दोनों के एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कम है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आयोडीन को हमने 1 दिया और ब्रोमीन को हमने 2 दे दिया। अब ऐसा करने के बाद, इसको हम इस फॉर्म में लिखने के बाद, अब हम देखेंगे कि क्या सिमिलर प्रायोरिटी के ग्रुप कोप्लेनर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखिए तो नंबर 2 एक ही तरफ आ रहे हैं ऊपर की ओर, और नंबर 1 और नंबर 1 नीचे की तरफ आ रहे हैं। मतलब ये सिमिलर प्रायोरिटी के ग्रुप कोप्लेनर हो गए हैं, एक ही प्लेन पे आ गए हैं। इसी कारण आपका जो ये स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो है आपका जूसामिन या Z आइसोमर है। तो इसका जो भी IUPAC नाम होगा उसके साथ आप Z और लगा देंगे क्योंकि ये ज्यामितीय समवेता का Z आइसोमर है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब इसी का उल्टा कर दें, अगर मान लीजिए हम लोग, मतलब इसमें से किसी भी एक को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का फॉर्म चेंज करके। तो अब हमने मान लीजिए इधर हमने फ्लोरीन लगाया, इधर हमने क्लोरीन लगाया, ये रहने दिया। अब इसको मान लीजिए हमने चेंज कर दिया, मतलब इधर ब्रोमीन को इधर नीचे ले आए और आयोडीन को ऊपर कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर इसको नंबरिंग करें, प्रायोरिटी दे, तो हम इसको देंगे सेकेंड प्रायोरिटी, इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा कि हम देते आ रहे थे। अब पर यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको जो होगी फर्स्ट प्रायोरिटी चली जाएगी और इसको सेकंड प्रायोरिटी चली जाएगी। तो इसका मतलब है सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अगर आप देखें तो वो क्या हो गए? अपोजिट प्लेन पे चले गए, या यूं बोलिए कि एंटी पेरीप्लेनर हो गए। तो इस वाला जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है उसको हम क्या नाम देंगे? हम देंगे एंटागनिन आइसोमर या E आइसोमर।
तो ये बन गया आपका Z आइसोमर, ये बन गया आपका E आइसोमर। अब इसको हम सिस और ट्रांस नहीं बोलेंगे, सिस और ट्रांस तब बोलेंगे जब दो ही डिफरेंट एटम और ग्रुप हों। यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों एटम और ग्रुप डिफर हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम सिस ट्रांस ना बोल के उनको EZ आइसोमेरिज्म के नाम से यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे और उसको यहाँ पे शो करेंगे। आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ये मैंने कंप्लीट किया आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, त्रिविम आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट। अब हम आते हैं आइसोमेरिज्म के सबसे लास्ट पार्ट में, जो दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, और वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश समावयवता। देखिए नाम पे ही जुड़ा हुआ है प्रकाश, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इसका लाइट को लेके, बिल्कुल है रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रकाश समावयवता की डेफिनेशन क्या है? प्रकाश समावयवता की डेफिनेशन ये है कि ऐसा यौगिक, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवी प्रकाश को किसी भी दिशा में घुमाने की क्षमता रखता है, उसे हम प्रकाश समावयवी कहते हैं, और उस फिनोमिना को कहते हैं प्रकाश समावयवता। अगर इंग्लिश में बोलें, द कंपाउंड विच आर कैपेबल टू रोटेट plane polarized light into either direction, the structure is called optical isomer and phenomena is called optical isomerism। तो इसमें दो टेक्निकल चीजें आ गई आपके। सबसे पहले तो समझे कि कौन से प्रकाश को हम समतल ध्रुवी प्रकाश बोलते हैं, विच किसको बोल रहे हैं, कौन सा प्रकाश आपका समतल ध्रुवी या प्लेन पोलराइज लाइट होगी। देखिए मैं इसको एक स्ट्रक्चर से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर मैं समझा पाऊंगा। ये मैंने एक सामान्य प्रकाश का TS लिया हुआ है, TS समझते हैं शायद आप, ट्रांसफर सेक्शन। ये मैंने TS लिया हुआ है सिंपल लाइट का, सिंपल लाइट का ये TS है। देखिए सिंपल लाइट या सामान्य प्रकाश का क्या गुण होता है, सामान्य प्रकाश सारी दिशाओं में एक साथ जाता है, ऑल एरियाज में, जहां जहां वो फैल सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो हमारे घरों में हम जैसे लाइट जलाते हैं, जैसे ही अंधेरे कमरे में आप लाइट जलाएंगे प्रकाश पूरे कमरे में एक साथ फैल जाएगा, उस लाइट को हम बोलते हैं सिंपल लाइट। अब इस लाइट को यदि हम एक खास प्रकार के प्रिज्म से पास आउट कर दें, प्रिज्म जानते हैं आप, एक ट्रायंगल कांच का स्ट्रक्चर फिजिक्स में आपने देखा भी होगा लैब में। अगर हम इसको प्रिज्म से पास आउट कर दें, ये प्रिज्म है पर ये एक खास प्रकार का प्रिज्म है जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा, जब हम सिंपल लाइट को या सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से पास आउट कर देते हैं, इससे गुजारते हैं, तब ये एक ही दिशा में वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने का मतलब आपको मालूम है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ही रूप है। अब ये एक ही दिशा में गमन करने लग जाएगा, अपना पथ नहीं बदलेगा। इसी प्रकाश को हम लोग बोलते हैं समतल ध्रुवी प्रकाश, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये बन गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जब सिंपल लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं या गुजारते हैं उससे से होके, तो वो क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का लेजर बीम। आपने देखा होगा लेजर जो कीरिंग वगैरह में रहता है, छोटा लाल रंग का, आप देखते हो उसका पाथ नहीं बदलता, आप देखते हो उसका पाथ चेंज नहीं होता। जितना छोटा साइज रहता है उसका, जितना सोर्स ऑफ होल रहता है जहां से वो निकल रहा है, वो अपना साइज चेंज नहीं करता। जबकि आप कोई सिंपल टॉर्च लीजिए और टॉर्च को दीवार में बिल्कुल सटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि प्रकाश उतना ही दूर होगा जितना कि टॉर्च का ल्यूमन होगा, छेद होगा। अब उस टॉर्च को पीछे लाते जाइए दीवार में से, तो आप देखेंगे उसका प्रकाश का साइज बढ़ता जाता है। वो वजह इसलिए है क्योंकि वो सामान्य प्रकाश है, वो सभी जगह में जाने की कोशिश करेगा जहां जहां उसको जाने की संभावना मिलेगी। पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ ऐसा नहीं है। सिंपल ध्रुवी प्रकाश जो है वो केवल एक ही दिशा में चलेगा, अपना पाथ चेंज नहीं करता। तो पहला टर्म आप समझ गए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट को समझने के लिए। हमने आपको यह बोला कि जो संरचना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी दिशा में रोटेट करने की क्षमता रखती है, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसी संरचनाएं क्या कहलाएंगी, ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब वो प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये तो बात हो गई लैब में
कि हम समतल ध्रुवीय प्रकाश को मोड़ रहा है कि नहीं किसी भी दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखने के लिए उस स्ट्रक्चर को हम लैब में लेके जाएंगे और प्लेन पोलराइज लाइट के उसमें से पास करेंगे और देखेंगे कि आफ्टर पासिंग द प्लेन पोलराइज लाइट क्या प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है या नहीं कर रही है। ये तो लैब में जाने की बात हुई, पर हम ऑन पेपर ये पता कैसे लगाएंगे कि कोई संरचना ये काम कर सकेगी, या यूं बोलिए कि कौन सी संरचना प्रकाश सक्रिय है। प्रकाश सक्रिय संरचना की डेफिनेशन ये है कि प्रकाश सक्रिय या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच आर कैपेबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू आइदर डायरेक्शन, या हिंदी में बोले तो प्रकाश सक्रिय यौगिक वे यौगिक होते हैं जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी भी दिशा में घुमाने की क्षमता रखते हैं। तो प्रकाश सक्रिय यौगिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रकाश सक्रिय यौगिक है ऑन पेपर बिना लैब में गए हुए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का होता है कि उस पे कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। जैसे मैंने अभी बीच में एक कार्बन लिया हुआ है C, एक साइड मैंने A लगाया, एक साइड B, एक साइड X, एक साइड Y, तो ये बीच वाला कार्बन जो बन जाएगा वो बनता है कायरल कार्बन। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन। असममित बोलने का मतलब ऐसा कार्बन जिसको कि आप दो बराबर भागों में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट लगा रखे हैं तो ये दो बराबर भागों में कटेगा नहीं, इसी कारण इनको कहते हैं हम लोग असममित कार्बन। तो पहला और एकमात्र कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रकाश सक्रिय यौगिक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। तो कायरल कार्बन को देखते ही हम पता लगा लेंगे कि वो कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की क्या खासियत होगी? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी भी दिशा में रोटेट करने, किसी भी दिशा रोटेट मतलब दो ही पॉसिबिलिटी, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब किसी एग्जाम्पल से लेके ये समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की दो कैटेगरी होती है, उनको समझते हैं या उनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। पहला जो नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है डीएल सिस्टम नॉमेनक्लेचर। डीएल सिस्टम नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है, डी का मतलब है यहाँ पे डेक्स्ट्रो और एल का मतलब है यहाँ पे लीवो। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड या ऐसे प्रकाश सक्रिय यौगिक या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। और लीवो बोलने का मतलब है ऐसे कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट कर देंगे, वो आपके लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स होंगे। तो इसमें कैसे पता चलेगा आपको? कोई कंपाउंड अगर मैं बनाता हूं आपके सामने तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है? मतलब कि वो समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाएगा या घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसके लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। जैसे मैं एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, जिससे मैं एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस कंपाउंड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। ये है लैक्टिक एसिड, ये इसका मैंने कॉमन नेम लिखा, और वैसे इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और उसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये वही एसिड है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। शायद आप जानते होंगे, बायो में चीज़ पढ़ी होगी, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया ये सीक्रेट करता है और जो कि दूध को दही में बदलने के लिए यही एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें ये वाला कार्बन आप देख रहे हैं वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन होने का मतलब इसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी हुई है, कोई भी सिमिलर नहीं है, इसी कारण ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये फुल कर रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की भी दो क्राइटेरिया उसमें कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या लीवो रोटेटरी, मतलब ये समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाएगा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा और सुनिएगा कि अगर किसी संरचना में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी संरचना में OH ग्रुप, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, OH ग्रुप अगर राइट साइड में है,
माने आपके राइट साइड में, आप इसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यू आर द ऑब्जर्वर, आप इसको देख रहे हैं सामने से, तो अगर ये राइट साइड पे होगा तो ये कंपाउंड जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, मतलब ये डी लैक्टिक एसिड होगा। अगर OH ग्रुप दाहिने साइड में होगा तो ये डी लैक्टिक एसिड होगा। और अगर इसी का उल्टा, अगर इसमें OH ग्रुप को मैं लेफ्ट साइड में रख देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो अब ये बन जाएगा आपका एल लैक्टिक एसिड, ये एल लैक्टिक एसिड बन गया, इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आ गया। तो आप स्ट्रक्चर को देख के कैसे पता लगाएंगे, आप बिना लैब में गए कैसे पता लगाएंगे कि यह समतल ध्रुवीय प्रकाश को किस दिशा में रोटेट करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो लीवो रोटेटरी है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्ट्रक्चर देख के बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। तो DL सिस्टम में पहली चीज आपको क्या देखनी पड़ेगी? OH ग्रुप, OH ग्रुप देखना पड़ेगा आपको। मतलब ये जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है उसमें OH ग्रुप होना ही चाहिए, तभी आप पता लगा पाएंगे कि समतल ध्रुवीय प्रकाश किस डायरेक्शन में जाएगा, डेक्स्ट्रो जाएगा कि लीवो जाएगा। अब थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। इसमें दो और फॉर्म होते हैं, एक होता है मीजोफॉर्म और एक होता है रेसमिक मिक्सचर। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 4 आइसोमर्स बनते हैं, डेक्स्ट्रो आइसोमर, लीवो आइसोमर, मीजो आइसोमर और रेसमिक आइसोमर। अभी हमने फिलहाल 2 आइसोमर का डिस्कशन किया कि डेक्स्ट्रो और लीवो, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड होंगे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो लीवो कंपाउंड होंगे। अब आता है मीजो की बात। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दोनों ही साइड में रोटेशन इक्वल नंबर पे हो जाता है, मतलब आधा स्ट्रक्चर प्लेन पोलराइज लाइट को या समतल ध्रुवीय प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा और आधा स्ट्रक्चर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, मतलब नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। रोटेट तो कर रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली कर देंगे, जिससे कारण ऐसा कंपाउंड हमारा जो होगा वो कहलाएगा मीजो। अब मैं किसी एग्जांपल से इस चीज को समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। आप इसमें से ये वाला कार्बन देखिए और ये वाला कार्बन देखिए, दोनों ही कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है, क्योंकि इनकी चारों वैलेंसियां, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, और इधर पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है इतना बड़ा इस तरफ से। वैसे इसमें भी आइए तो इधर H है, इधर OH है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इधर जो है ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। मतलब ये दोनों ही कार्बन क्या है? चिराल कार्बन है, दोनों ही एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे। पर इसका रोटेशन आप देख रहे हैं, एक में आपने OH को राइट साइड में रखा हुआ है और एक में आपने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। इसका मतलब है ये वाला कार्बन जो है वो किधर रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसने इधर रोटेट कर दिया। ये वाला क्या करेगा? उसके अपोजिट में रोटेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है? तो इसमें आपका क्या होगा कि रोटेशन आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये रोटेशन करके उसको कैंसिल आउट कर देगा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। तो ऐसा कंपाउंड क्या बन जाएगा? आपका मीजो कंपाउंड। अब बात आती है आपके दिमाग में कि आप रोटेशन किधर से करेंगे। देखिए, इस कार्बन का रोटेशन हमने S से OH तो किया है, पर क्या ये नीचे से भी कर सकते थे? S से OH, ये भी तो हो सकता था S से OH। नहीं, आप रोटेशन उधर से करेंगे जहां पे मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। अगर मैं इतनी दूर तोड़ के आपको दिखाता, यहां पे तो ये H था, ये OH था, यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और इधर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है जिसका अणुभार ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। तो ये छोटा, जहां पे हल्का, जहां पे कम अणुभार है, वहां से रोटेट करेगा, तो इसने ये इधर से रोटेशन किया। अब अगर नीचे वाले को देख रहे हैं तो ये इधर से भी कर सकता था H और OH के बीच में, पर इधर से नहीं करेगा क्योंकि इधर इसका अणुभार ज्यादा है इस वैलेंसी पे। तो ये नीचे से करेगा क्योंकि इधर इसका अणुभार कम है, तो ये इधर से किया। तो आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर में ये इधर गया, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट किया, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए।
एक और तरीका है, ये तो मैंने आपको रोटेशन से समझा दिया, आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मीजो कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी मिरर इमेज क्या होगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। अगर मैं दर्पण को यहां रख दूं, ध्यान से थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा 3 डायमेंशनली। अगर मैं यहां पे मिरर को रखता हूं तो ये इमेज इसके ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगी, ये ऐसे आके पूरी तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसी कारण ये कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होती है। एक टेक्निकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, सुपर इंपोजेबल। तो ये सुपर इंपोज हो जा रहा है इसके ऊपर, मतलब जैसे मैंने ओ लिखा, ओ के आगे मिरर रख दिया तो इधर भी ओ ऐसे ही बनेगा, ये सुपर इंपोजेबल हो गई। जैसे मैंने ए लिखा, ए के आगे मिरर रख दिया तो इधर भी इमेज ऐसा बनेगा। पर अगर मैं पी लिख रहा हूं और पी के आगे मिरर लिख रहा हूं तो ये पी ऐसा बनेगा मेरा, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल हो गया। तो जब सुपर इंपोजेबल वाली कंडीशन आएगी तो वो क्या बनाएगी, मीजो कंपाउंड बनाएगी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्या होगा, सुपर इंपोजेबल हो जा रहा होगा। सुपर इंपोजेबल होने का टेक्निकल में मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु और उसकी इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती है, जैसा कि हम यहां दिखा रहे हैं। पर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल की कंडीशन है। आई थिंक आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि जिसमें कि सुपर इंपोजेबल कर जाता है स्ट्रक्चर, या यूं बोलिए कि आधा स्ट्रक्चर घड़ी की दिशा में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, और आधा स्ट्रक्चर घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट करेगा। अब आते हैं इसके चौथे प्रकार में, और वो है रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर नाम से ही लग रहा है मिक्सचर, उसमें करना कुछ नहीं होता, उसमें प्योर डी फॉर्म और प्योर एल फॉर्म के कंपाउंड को हम लोग 50-50% मिला देते हैं, और इसमें से बनने वाले जो मिक्सचर हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर। तो मीजो और रेसमिक मिक्सचर दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं एट लास्ट, क्योंकि वो एक दूसरे को इनकाउंटर करते हैं। पर मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन बोलने का मतलब कि स्ट्रक्चर अपने अंदर ही आधा क्लॉकवाइज और आधा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पूरी की पूरे रोटेशन को निल कर देता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। और मीजो में 50-50% दोनों कंपाउंड हमने मिक्स किया है। तो जो प्योर डी वाला कंपाउंड है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो घड़ी की दिशा में घुमाएगा, और जो प्योर एल वाला है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा। और ऐसा करके ये दोनों एक दूसरे के काउंटर कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। तो इसी कारण ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। पर ऑप्टिकली इनएक्टिव बनने का कारण है एक्सटर्नल कंपनसेशन, और इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव बनने का कारण है इंटरनल कंपनसेशन। तो आई थिंक आप समझ गए कि डीएल सिस्टम नॉमेनक्लेचर में 4 टाइप हो गए आपके पास में। पहला हो गया डेक्स्ट्रो, ऐसा प्रकाश सक्रिय यौगिक जो घड़ी की दिशा में घुमाए, वो डेक्स्ट्रो यौगिक होगा। ऐसा प्रकाश सक्रिय यौगिक जो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, वो होगा लीवो। तीसरी कंडीशन थी कि ऐसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या प्रकाश सक्रिय यौगिक जिसमें स्ट्रक्चर के अंदर ही आधा स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज में रोटेट करे और आधा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो ये होगा मीजो, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और लास्ट वाली कंडीशन है जिसको हम बोल रहे हैं मीजो, इसमें हम प्योर डी वालों को और प्योर एल वालों को आपस में 50-50% मिला के अगर हम कंपाउंड बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। तो मेरे हिसाब से ये डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को आप समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए एक कंडीशन और बच गई है, अब मान लेते हैं अगर कैसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हो ही ना, क्योंकि अभी हमने जो डेक्स्ट्रो और लीवो वाली कंडीशन बताई है वो OH ग्रुप के साथ बताई है। अगर OH ग्रुप ना हो के कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को और कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? उसको हम लोग बोलते हैं RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। RS का मतलब होता है रेक्टस सिनिस्टर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। रेक्टस का मतलब है राइट, सिनिस्टर का मतलब है लेफ्ट, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को या समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाएगा वो रेक्टस है, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देगा वो सिनिस्टर है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, उसको देखने के लिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिएगा, मैंने क्या किया,
यहां पे मैंने 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ले लिए। अब यहां पे मैंने OH लिया ही नहीं, ताकि OH वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको भूल जाना है। OH वाला काम केवल DL सिस्टम में करेगा। DL सिस्टम नॉमेनक्लेचर में OH, बाकी सब में RS सिस्टम। अब मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया आपके सामने। मैं छोटा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप बेहतर उसको समझ पाएंगे। अभी जब मैंने कुछ देर पहले आपको ज्यामितीय समव्यता में EZ सिस्टम बताया था, उसमें आपको बताया था कि प्रायोरिटी देनी पड़ती है परमाणुओं को। तो यहां भी मैं वही काम करूंगा। ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं, वो प्रायोरिटी के बेस पे। तो मैं दूंगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन आपका सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक के साथ है। फिर मैं दूंगा ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन उसके बाद आता है। फिर मैं दूंगा Cl को, Cl आता है। और सबसे कम प्रायोरिटी दूंगा फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक इन सब में सबसे कम है। तो मैं प्रायिकता दूंगा परमाणु क्रमांक के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार के आधार पे नहीं। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि दो परमाणुओं के परमाणु भार, दो डिफरेंट परमाणुओं के परमाणु भार से सेम हो सकते हैं, पर परमाणु क्रमांक कभी भी सेम नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, आइसोबार बनते हैं सेम, हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर मास। तो परमाणु क्रमांक के आधार पे मैंने ये नंबरिंग की हुई है ना, प्रायिकता दी हुई है। अब काम क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। जिसकी प्रायिकता सबसे कम है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी प्रायिकता सबसे कम है, मतलब ये 4 नंबर वाले, उसको आपको सबसे नीचे लाना है। ठीक, अब कैसे लाएंगे उसको, आपस में इंटरचेंज करके, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में इंटरचेंज करूं तो क्या कंडीशन बनेगी, यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा। यहां 3 था, यहां 2 था ही था। क्या आप ये बात समझ पा रहे होंगे? ध्यान से देखिए, मैंने इसको और इसको इंटरचेंज किया है। एरो बना के देखिए, मैंने इंटरचेंज किया हुआ है। 4 को मैंने यहां लाया। और क्यों लाना है, ये रूल ये है RS सिस्टम का कि सबसे कम प्रायिकता वाला, मतलब सबसे जिसको 4 नंबर मिल रहा है, या यूं हाईएस्ट नंबर सोच लीजिए, या टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करें तो सबसे कम प्रायिकता वाले को आपको यहां बॉटम पे लेके आना है। और ऐसा करने के लिए आप इनमें इंटरचेंज करेंगे, जैसा कि मैंने कर दिया। और इस इंटरचेंज के साथ आप इन दोनों के बीच भी इंटरचेंज करेंगे सिमिलरली, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3D में चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इसमें इंटरचेंज किया, अब ये फर्स्ट इंटरचेंज था, अब आपका सेकंड इंटरचेंज होगा उनके बीच में जो पहले नहीं हुए थे, मतलब अब इनके और इनके बीच में इंटरचेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब ये कैसे दिखेगा, ये 1 था, ये 4 हमने पहले इंटरचेंज कर लिया था। अब इन दोनों में इंटरचेंज कर लेंगे तो 2 यहां आ जाएगा और 3 यहां आ जाएगा। ये हो गया, हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब आपको अपनी पेन को बिना उठाए हुए 1 2 3 पे घुमा के देखना है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पेन, अब ये 2 इंटरचेंज करने के बाद अगर मैं पेन को बिना उठाए ऐसा 1 2 3 पे घुमाऊं तो मैं देखूंगा मैंने कैसे घुमाया इसको, मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। इसका मतलब है कि ये जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो क्या था, रेक्टस था। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को या समतल ध्रुवी प्रकाश को घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता। और यही चीज अगर मान लीजिए अपोजिट साइड में जाती होती, मान लीजिए ये चीज अपोजिट साइड में, मतलब 1 इधर आ जाता, 2 इधर रहता और 3 इधर आता, तो ये ऐसा जाता, तो ये क्या होता, आपका सिनिस्टर मतलब S वाला होता। तो ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर मान लीजिए OH ग्रुप नहीं है तो आपको कायरल कार्बन के चारों परमाणु या एटम पे आपको परमाणु क्रमांक के आधार पर पहले प्रायिकता देनी होगी, प्रायोरिटी देनी होगी, और जिसकी प्रायिकता कम थी उसको आपको बॉटम में इस प्रकार से इंटरचेंज करके लाना होगा। अब ध्यान दीजिए, एक चीज और यहां पे मैं समझा दूं कि इनकी कहां कहां पोजीशन होगी तो आप कैसे इंटरचेंज करेंगे। अभी तो मैंने इस एग्जांपल को ले लिया, अब मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं इसमें केवल कंडीशन आपको पुट कर रहा हूं। सपोज कीजिए 4 यहां दिया होता, वो 1 यहां होता, 2 यहां होता और 3 यहां होता। सपोज कीजिए ऐसी कंडीशन बनी होती, तब आप इस 4 को कैसे यहां लाते, तब 4 आप इसके और इसके बीच इंटरचेंज करके लाते और इसके और इसके बीच इंटरचेंज होता। तो पहला इंटरचेंज कैसे होता, फर्स्ट इंटरचेंज जो होता वो 3 यहां आता, 4 यहां आता, 1 और 2 यहीं रहते, और दूसरा इंटरचेंज जो होता वो फिर किस किस के बीच होता, इन दोनों के बीच होता। मतलब अब 2 इधर आ जाता, 1 इधर आता,
4 इधर है ही और 3 तो हमने पहले चेंज किया है। अब आप देखिए कि 1 2 3 अगर मैं पेन को घुमाऊं बिना उठाए हुए तो मैं कैसे घुमाता है इसको, 1 2 3, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये क्या जा रहा है, अभी भी ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या होता, क्लॉकवाइज वाला होता, मतलब आर वाला होता। तो अगर 4 यहां है तो आप ऐसे इंटरचेंज करेंगे, अगर 4 यहां और यहां है तो आप ऐसे इंटरचेंज करेंगे, अगर ऑलरेडी 4 नीचे ही है बॉटम में तो कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे, केवल प्रायिकता का नंबर देके आप अपनी पेन को रोटेट करके देखेंगे कि वो किधर रोटेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 4 यहां और यहां होगा तो इसके साथ इंटरचेंज होगा बॉटम में, और अगर ऊपर हुआ जैसा कि मैंने यहां दिखाया है तो ये ऐसा इंटरचेंज होगा। तो ये कंप्लीट किया मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज मैंने पूरा कंप्लीट किया पूरी आइसोमेरिज्म। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।